जय हिंद जनरल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। नमस्कार सर। पाकिस्तान तो आजकल वैसे ही बहुत डरा हुआ है, जब से उसने ऑपरेशन सिंदूर की वो डॉक्यूमेंट्री देख ली है उसके बाद से डरा हुआ है। सर्जियो गोर ने स्टेटमेंट दे दिया कि जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। और उसके बाद आप देखिए कि अब भारत में, दिल्ली में जो इनकी एम्बेसी है उसके बाहर बुलडोजर चला दिया भारत ने। देखिए, जो इन्होंने हमारे हाई कमीशन के सामने से जो बैरिकेड्स हटाए थे, उसके रेसिप्रोकेशन है कि हमने इनके जो एम्बेसी है उसके बाहर से कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हटाए। देखिए, जब भी एम्बेसीज होती हैं उनको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है और उसके बाद कोई चीज होती है तो उसको हटाना आपके हक में होता है। ये जो रेसिप्रोसिटी होती है डिप्लोमेसी में, उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। रेसिप्रोसिटी एक प्रॉपर सिग्नलिंग है और ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल पाकिस्तान को दे दिया है। असल में पाकिस्तान की तिलमिलाहट तीन चार चीजें पिछले कुछ दिनों में एक साथ एक के बाद एक हो गई हैं। जैसे कि वार्नर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई वो फिल्म, उस फिल्म में जो सच्चाई सामने निकल करके आई है वो पाकिस्तान किसी भी लेवल पे पचा नहीं पा रहा है। उससे वो बिलबिलाए हुए हैं और उस आग में घी डालने का काम सर्जियो गोर की विजिट जो कश्मीर की हुई उसने किया। वहां जाकर के उन्होंने जब कश्मीर को भारत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। हमको ये पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार से इस तरह की बात हो गई। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अमेरिका के सबसे नियरेस्ट फ्रेंड वो बन चुके हैं और वो पूरी दुनिया में अपना मीडिएशन करते फिर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान और अपने फेवरेट फील्ड मार्शल और किसी का नाम तक नहीं लिया है। इस बात से भी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और सारी चीजें मिल करके जो एक एसेंस इसका निकल करके आया है वो ये है कि पाकिस्तान को का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड रिएक्शन है। उन्होंने अमेरिका के डिप्लोमेट को बुला करके संबंध करके, हालांकि जो बंद कमरे में उन्होंने क्या किया वो पहले उनके पास जाकर के उनके तलवे चाटते थे, शायद अब उन्होंने अपने पास बुला करके बंद कमरे में यही काम किया होगा। तो ये मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल तिलमिलाहट का नतीजा है और इस प्रकार का ओवर रिएक्शन वो कर रहे हैं। एक छोटी सी बात के लिए इतना जबरदस्त रिएक्शन करना ये पाकिस्तान की कमजोरी को दिखाता है अंजू, ना कि भारत की। और भारत ने जो उसका उसका जवाब दिया है वो जवाब एक सॉलिड पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान की तरफ गया है। सर, पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में किस तरह से दखल देता है, किस तरह से 15 अगस्त के दौरान भी वो भारत में जगह जगह हिंसा करवाने की साजिश रच रहा था। वो जो शहजाद भट्टी गैंग है जो कि आईएसआई का पूरा समर्थन जिसको हासिल है, उसके 200 ऑपरेटिव्स को पकड़ा गया, 14 राज्यों में रेड पड़ी जिसके बारे में खुद अमित शाह ने बताया था। और अब वही शहजाद भट्टी है, वो वीडियो बनाकर कहता है कि दिल्ली की जंतर मंतर पर जो कॉकरोच आंदोलन हुआ था उसका वो पूरा समर्थन करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो सीजेपी का आंदोलन था इसको आईएसआई ने स्पॉन्सर किया था? देखो अंजू, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है उसके साथ एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। अभी अभी कोई शक नहीं रह गया है। पहले हम स्पेक्युलेट कर रहे थे, अभी कोई शक नहीं रह गया है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे बाहरी शक्तियां थीं और वो बाहरी शक्तियों को जो जो धुरी की तरह उसको कंट्रोल कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो है पाकिस्तान की आईएसआई। आप याद करिए कि कुछ दिन पहले जब ये कार्यक्रम चल रहा था जंतर मंतर पे, तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश की तरफ से भी एक मैसेज निकल करके आया था कि हम आपके साथ हैं। ये जो पूरा का पूरा, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि छात्रों को प्रदर्शन करने की इजाजत है और जो उनका शांति प्रिय पूर्ण प्रदर्शन था उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उस प्रदर्शन को कुछ ही समय में इस कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक अजीब से ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक कर लिया और इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो आईएसआई के हैंडलर्स के हाथ में था और उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर का वो था उसको बहुत ज्यादा बिगाड़ करके हालात खराब करने का पूरा प्रयास वहां पर प्लान कर रखा था। चाहे वो स्टेटमेंट बांग्लादेश से आ रहे हो, चाहे वो स्टेटमेंट पाकिस्तान से आ रहे हो, या वहां से कंट्रोल इन एक्टिविटीज को किया जा रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। खाना कहां से आ रहा था ये भी हम जानते हैं,
क्या कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा था, ये भी हम जानते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें इससे जुड़ी हुई है, वो ये है कि इन्होंने एक पूरा प्लान बना रखा था कि इसको बहुत ज्यादा हिंसक करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन कर रखा था, जिनको के अमृतसर के कमिश्नर ऑफ पुलिस के नेतृत्व में पंजाब में पकड़ा गया। वो 7-8 व्यक्ति जो जो लोग पकड़े गए थे, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करके और कैसे वहां जाकर के इसको हिंसक प्रदर्शन में तब्दील करना है, ताकि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अपना बल प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाएं। और ये उन्होंने बिना इसके भी कोई किया, लेकिन इन लोगों को जब पकड़ा गया, आप देखिए कॉम्प्लिसिटी, मुझे लग रहा है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस कमिश्नर को रातों रात पोस्टिंग कर दी गई। उस कमिश्नर को कहीं ऐसी जगह भेज दिया गया जो कि बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट शायद ना हो, या कोई पोस्ट शायद दी ही नहीं गई है उसे। उसकी तमाम वजह सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं इस बात को दबाने का प्रयास हुआ सरकार के द्वारा, वहां पर जो सरकार है उसके द्वारा। तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट करने की संभव मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स थे, जिनको ट्रेन करके भेजा गया था कि यहां पर हिंसा करें, भारत की संसद की तरफ जाएं, वहां आग लगाएं, आगजनी करें, पूरा का पूरा प्लॉट कहीं ना कहीं पकड़ा गया। और ये बहुत ज्यादा हालत खराब हो सकती थी, लेकिन हमने इस हालत को रोक पाए, क्योंकि वहां उस पुलिस की, अमृतसर की पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये बात बच गई। जी सर, आईएसआई के बारे में जैसे ये मॉड्यूल का खुलासा किया पंजाब पुलिस ने, और आपने सही कहा कि इसको बड़े आनन फानन में उस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया, पोस्टिंग भी नहीं दी गई भगवंत मान सरकार की तरफ से। आपको लगता है कि नया हब बन गया है इस तरह की एक्टिविटीज का पंजाब, जो बॉर्डर स्टेट है सर, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे आतंकवादी जो पहुंच रहे हैं, वो कहा जाता है कि यहाँ पर जो बॉर्डर लगता है पंजाब का पाकिस्तान से, वहीं से इन्फिल्ट्रेट होकर पहुंच रहे हैं, नगरोटा से वहां घुस जाते हैं, पठानकोट से। क्या इस वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ा होती है, क्योंकि वो खालिस्तान प्रेमी भी है, और अब तो आईएसआई के साथ भी ताल्लुक दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजेपी बाय द एंड ऑफ द डे क्या है, आम आदमी पार्टी का एक विंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के इन लोगों के साथ पहले भी संबंध जो कि उजागर हो चुके हैं, किस प्रकार से इनकी फंडिंग कनाडा से आ रही थी और कई जगहों से आ रही थी, उसका भी कहीं ना कहीं इनका उस आम आदमी पार्टी का और इस प्रकार के लोगों का जो तारतम्य है वो कहीं ना कहीं मिला हुआ नजर आ रहा है। और आप देखें किस प्रकार से वहां पर ये जो हब बन गया, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक्टिविटी सेंटर, देखिए जो ग्रुप वल्नरेबल होता है उसी को टारगेट करती है आईएसआई। उनको पता है कि पंजाब में जिस प्रकार का आज की तारीख में डिस्पेंसेशन है, उस डिस्पेंसेशन में वो कुछ ज्यादा आसानी से अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ प्रोटेक्शन या कुछ ढील सरकार की तरफ से शायद मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये उनका जो प्रेम है इस प्रकार की हरकतों से, वो जग जाहिर है, और वो इस अपनी सत्ता को बनाए। आप देखिए, पंजाब में इलेक्शंस भी हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए, और उन इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की हरकत कोई बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली बात नहीं है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि क्योंकि वहां पर परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि वो अपने आप को लैंड करती हैं कि आप अब इस तरह की एक्टिविटी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, इस वजह से वहां पर आपने ये काम किया। दूसरा, जो वहां की जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको आपने टारगेट करके और उनको आपने ब्रेन वॉश करके उनको इस प्रकार की हरकत के लिए तैयार कर लिया। लेकिन मैं दाद दूंगा सुरक्षा एजेंसीज की कि उन्होंने समय रहते इस चीज को पूरी तरह से पकड़ा और इसको इंप्लीमेंट होने से पहले इसको बचा लिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बहुत भारी मात्रा में विस्फोट और आगजनी जंतर मंतर पे होती तो हालात कहां के कहां पहुंच जाते। तो ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक हमारी सफलता भी इसको कहूंगा। लेकिन ये चीज बिल्कुल साफ है कि पंजाब में आईएसआई की हरकतें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। और सर, जो ऑफिसर उनका
भांडाफोड़ कर रहे हैं, जो उन मॉड्यूल्स को पकड़ रहे हैं, उन पर उल्टे कार्रवाई कर रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। लेकिन सर, जैसे हमने इस बारे में पहले भी बात किया था कि जो राहुल गांधी सदन के अंदर खड़े होकर या संसद भवन परिसर में शोर मचाता था कि अमित शाह कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझसे डर गए हैं, सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो संसद भवन में ही होते थे और बैठकों का दौर चल रहा था। तो उस दौरान वो इसी शहजाद भट्टी गैंग की तो नकेल कस रहे थे। इतने सारे शहरों में एक साथ रेड पड़ना और 200 के आसपास उसके लोगों को गिरफ्तार करना, और उसके साथ साथ सर जंतर मंतर पर भी हालात खराब हो रहे थे और सरकार एक कदम पीछे आकर इनकी सारी मांगों को उन्होंने मान लिया था। और वो जो 2873 अपराधी जिनको खासतौर पर हायर किया गया था जंतर मंतर पर रायता फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, हिंसा करने के लिए, वो भी तो किसी ने हायर किए होंगे। जैसे कि 4 नाबालिग बच्चों को आईएसआई ने हायर किया था पैसा देकर, इनको लालच दिया था सर, जो पंजाब से पकड़े गए, तो ऐसे इन सबको लालच दिया गया होगा। कितनी बड़ी साजिश थी ये। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत गहरी साजिश थी। देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है, जब से पीओजेके के हालात नियंत्रण से बाहर हुए हैं, पाकिस्तान लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि वो किसी तरह से भारत में इस तरीके का कोई अपराइजिंग करे, इस तरीके की कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज करे। और ये बात भारत के गृह मंत्री को और भारत की एजेंसीज को बिल्कुल क्लियरली पता थी कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास पाकिस्तान निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को नीचे दिखाने के लिए उनको एक तरीका मिल जाए। और इसी वजह से गृह मंत्री और पूरी की पूरी मशीनरी लगातार इस चीज को तोड़ने में लगी हुई थी और सक्सेसफुली 14 राज्यों में एक साथ रेड करके इस भट्टी के पूरे इकोसिस्टम को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और 15 अगस्त के आसपास होने वाली बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी, मतलब अंजू आप सोच नहीं सकती कि कितना बड़ा कांड ये लोग कर सकते थे अगर इनको सही प्रकार से सही समय पर नहीं पकड़ा जाता। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता रही। और ये जो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका बार बार ये कहना, उनके कहने पर उनको खुद समझना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे हालात देश के हैं। और उस समय अगर आप 10 घंटे के लिए गृह मंत्री को बुला करके और उसके साथ किचिर पिचिर करते रहोगे तो क्या आपको निकल करके आएगा। ये वो समय था जिसका प्रयोग आपके गृह मंत्री ने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और 15 अगस्त के आसपास होने वाले एक बहुत बड़े कांड से राष्ट्र को बचाने में किया। और ये बात ऑपोजिशन को समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से जंतर मंतर के हालात को कंट्रोल में लिया और किस प्रकार से एक बहुत बड़े दुर्घटना को घटित होने से पहले पकड़ करके उसको न्यूट्रलाइज किया। सर, यही सारी बातें तो गृह मंत्री ने अपने बयान में सदन के अंदर खड़े होकर बतानी थी, जिसकी मांग एलओपी लगातार कर रहे थे। लेकिन शायद उनको पता चल गया था कि पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी जब इन सब बातों का खुलासा होगा। और जिस तरह की डिमांड वो कर रहे थे, तो बहुत सारी बातों में तो कांग्रेस खुद फंस जाती। इसीलिए लोग भाग खड़े हुए, उल्टा कहने लगे कि अब हमको बयान नहीं चाहिए, हमको इस्तीफा चाहिए। तो आप सोचिए, इस देश का जो विपक्ष है वो किस तरह की राजनीति करता है। सर, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन इनको लगता है कि इनकी राजनीति सर्वोपरि है। अब आप वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का रायता ये फैला रहे सर, वो क्या है? पाकिस्तान प्रेम और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही तो है। बिल्कुल 100% वोट बैंक कंसोलिडेशन इस शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता है। वोट बैंक कंसोलिडेशन, तुष्टीकरण की राजनीति और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना, यही इनका मकसद है। आप देखिए, वंदे मातरम का विरोध, ये वंदे मातरम का जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, उस पार्लियामेंट में जहां ये लोग भी मौजूद थे। उसके बाद आकर के कल को तो ये कहेंगे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, फिर कह देंगे हम जय हिंद नहीं बोलेंगे। ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक कंसोलिडेशन कर रहे हैं। दो ही चीज आज की तारीख में वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, युवा युवा युवा। जबकि युवा को पता पड़ चुका है कि ये जो 60 साल का युवा है ये किसी काम का नहीं है, ये उनको पता पड़ चुका है अब। और दूसरी चीज जो उनको दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है। तो अब मेरा ये मानना है कि ये लोग जो भी चाहे करते रहें, ये लोग खुद भागे हैं गृह मंत्री के बयान से, गृह मंत्री के स्पीच से खुद भागे हैं। पहले उन्होंने कहा, फिर वो भागे, आपने बताया। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है
कि उनको पता पड़ चुका है कि उनका जो धरातल है वो खिसकता जा रहा है, और इस वजह से वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो अपना अपना जो 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 लॉस्ट ग्राउंड है उसको रीगेन कर सकें, और हो नहीं पा रहा। मुझे लगता है ये जनता सब समझ पा रही है कि किस प्रकार से कौन कहाँ मिला हुआ है और कौन किस प्रकार की हरकत क्यों कर रहा है ये, और आने वाले समय में परिणाम आपको दिखा देंगे कि भारत का जो इलेक्टोरेट है वो कितना परिपक्व है, कितना समझदार है, और उसको सब पता है कौन सही है कौन गलत है। सर, वंदे मातरम के मुद्दे पर तो पाकिस्तान में इनकी जय जयकार हो रही है कि ये देखो कैसे माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्री है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, सर, उसमें जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने स्टेटमेंट दिया है सर, उसको लेकर भी तो पाकिस्तान में बड़ी परेशानी है ना सर। देखिए उन्होंने क्या कहा था, अजीत डोभाल ने दो टूक शब्दों में कहा था कि दुनिया ये अच्छी तरह जान ले कि भारत के सब्र और शराफत को लाचारी समझने की गलती कोई ना करे। मुल्क की सुरक्षा के लिए भारत बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। आतंकवाद के खिलाफ ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी आतंकी का सफाया नहीं हो जाता। सर, इस स्टेटमेंट के बाद तो पाकिस्तान की मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, बड़े बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो लोग हैं, मैं कई डिबेट्स में रहा हूं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने एक झूठ फिल्म बना ली, गलत फिल्म बना ली। देखिए इसमें दो चीजें और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। इस फिल्म में हमारे एनएसए ने एक बात और कही थी कि हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो दौरा अधूरा छोड़ के तुरंत वापस आए हैं, और उन्होंने एयरपोर्ट पे घर जाने के भी समय उन्होंने व्यतीत नहीं किया। उन्होंने एयरपोर्ट पे एक मीटिंग बुलाई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, और उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि कौन थे, कौन जिम्मेवार है, और ये प्रधानमंत्री का क्लियर डायरेक्शन था कि वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, कहीं भी हो, उनको निकालो और एलिमिनेट करो। ये क्लियर उन्होंने बताया था। उसके बाद अजीत डोभाल का जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल साफ है, और ये बात भी मैं बता दूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ नहीं किया गया है, और ये जो लाइन अजीत डोभाल की है कि आखिरी आतंकी तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल करेक्ट है। हमने अपना उद्देश्य 22 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में हासिल कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है, और जब ये सच बाहर निकल के आया तो पाकिस्तान में तिलमिलाहट और बौखलाहट होना लाजमी था, और वही बौखलाहट है, उसी का नतीजा है कि जितने उनके एक्शंस हैं, इररेलेवेंट एक्शंस कर रहे हैं, ओवर एग्जेजरेटेड एक्शंस, रिएक्शंस कर रहे हैं, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सच था वो सामने आ गया। हमने तो पहले भी बताया था, इन्होंने जो झूठा नैरेटिव तैयार किया था वो नैरेटिव कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, और इस फिल्म की बात नहीं है, ये सच डॉक्यूमेंट्री है विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये इनकी पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया है, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ करना चाहते हैं, वो तिल मिला रहे हैं कि हम कुछ कर सकें। पीओजेके के हालात देख लीजिए, वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी कुछ को रोकने के लिए हमारे गृह मंत्री ने पूरा पूरा जोर लगा करके, और इस पूरे भट्टी गैंग जो कि आईएसआई द्वारा ऑपरेटेड है, जिसने कि कहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी का मैं समर्थन करता हूं। अब देखिए किस प्रकार की, अब उसके बाद भी अगर कोई ये कहने का प्रयास करेगा कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है उसके बेसिस पे ये है वो है, उस आंदोलन को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पाने के लिए। ये जो आंदोलन जो कि अब क्लियरली ओपनली पता पड़ गया है अंजू कि ये आंदोलन आईएसआई द्वारा संचालित था, ये आंदोलन भारत में गड़बड़ी, अराजकता और चीजें फैलाने के लिए बनाया गया था। ये करा शुरुआत की गई थी इस आंदोलन की, और अगर ये अमृतसर में नहीं पकड़े जाते और ये इन्होंने पूरी तरह से तैयारी नहीं की होती तो डिजास्टर हो सकता था भारतवर्ष में। सर, अब जब ये खुलासा लगभग हो गया है कि आईएसआई समर्थित भट्टी गैंग भी सीजेपी को समर्थन दे रहा था, तो ये जो तीन तीन कॉकरोच जगह जगह घूमते फिर रहे हैं, स्कूलों में घुस जा रहे हैं, रात के अंधेरे में घुस जा रहे हैं, कैमरा लेकर जा रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं, इनके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर तो यूएपीए लगाकर इनको तुरंत अंदर करना चाहिए, तो बड़े खतरनाक है।
बिल्कुल बड़े खतरनाक हैं और इनका आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। ये जो दीपके है, ये आपका ऑपरेटिव, आपका शुद्ध का एक काडर था। ये तमाम चीजें, और ये सिर्फ, ये बिल्कुल आपने सटीक बात कही है कि ये बीजेपी शासित प्रदेशों में खुलेआम घूम रहे हैं। ये एक तो ये भारत के सिस्टम की ताकत दिखाता है कि कोई कैसा भी हो, बावजूद उसके भारत उसको अलाउ करता है कि वो जो चाहे वो करे। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी इसके एक्शन हैं, इनके एक्शंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की गंध आ रही है कि ये एक्शंस कहीं ऊपर से प्रभावित है विदेशों से, ये प्रभावित हैं आईएसआई से। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई शक नहीं रह गया है इसमें। और देखिएगा आप, समय आने पर, सही समय पर, सही एविडेंस के साथ सही न्याय किया जाएगा। ये आप लिख के रख लें आप मेरी बात, और ये बात बिल्कुल सही है। और जो भी होगा, जो सच है वो आएगा सामने, और जो उसको पेडल कर रहा है भारतवर्ष में, उसको उसके सही स्थान पर भेज दिया जाएगा। जैसे कि 14 राज्यों में 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को पकड़ करके ये जो इकोसिस्टम भट्टी साहब का था, उस इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया। उसी सांस में, लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो इकोसिस्टम है स्लीपर सेल्स का और इस तरीके के ऑपरेटिव्स का, ये बहुत गहरा है। दशकों के बाद, दशकों से ये बन रहा है। इसमें किसी सरकार की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस, ये वो 80 साल से इसकी नींव बनाई जा रही है। ये जो भारत को नुकसान पहुंचाने का जो जो पाकिस्तान का माइंड सेट है, वो अभी नहीं बना है। वो माइंडसेट सदैव से रहा है, और उस माइंडसेट के चलते इस पूरे तरीके को बनाया गया है। और ये बहुत ज्यादा उस समय निकल करके आया जब पाकिस्तान ने स्टेटेड पॉलिसी के तौर पे ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का नारा दिया। और उसमें उन्होंने यही किया था कि भारतवर्ष में हजारों जगह पर जाकर के भारत को लहूलुहान करो, भारत में अराजकता फैलाओ, और भारत को, लेकिन भारत एक बहुत सशक्त राष्ट्र है, और आज की तारीख में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व इस राष्ट्र में है। और ये पुराने जमाने का भारत नहीं है। अब आप देखेंगे कि कैसे भट्टी का और उसके साथ वाले 50 लोगों का किस तरह से सफाया किया जाता है। सर, जिस तरह से सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में जाकर ये कहा कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, उससे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के चुनाव आयोग की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था भारत में जिस तरह से सबके पास आई कार्ड होते हैं, वोटर आई कार्ड होते हैं, वैसा अमेरिका में भी हर एक नागरिक के पास होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार की तारीफ की थी। सर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ बदलाव आया है अमेरिका के रवैये में भारत की तरफ, या जो ट्रेड डील कहीं ना कहीं खटाई में पड़ी हुई है उसको फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और सर्जियो गोर की तरफ से? आज जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट वर्ल्ड में है, उसमें ये फैक्ट है, ये मैं स्पेक्युलेट नहीं कर रहा हूं, फैक्ट है कि अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका। कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से भली भांति समझते हैं। अब ये इस इलेक्टोरल सिस्टम का मैं कनेक्ट करूंगा, ये पश्चिमी देश थे जो सदैव भारत के इलेक्टोरल सिस्टम्स पे इसके ऊपर उंगलियां उठाते रहे। अमेरिका उनका लीडर था। आज वही अमेरिका कह रहा है कि हमें भारत से सीख लेने की जरूरत है। दो क्लियर कट इसके अंदर निकल करके आ रहे हैं। एक तो ये कि ये भारत के जो सशक्त सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, उसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। और ये वही डेमोक्रेसी है जिसके पीछे राहुल गांधी और उनकी पूरी गैंग पड़ी रहती है कि वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, ईवीएम फलाना ढकाना। ये सब उनके मुंह पर भी एक करारा चपत है, क्योंकि ये जब जिस व्यक्ति के पीछे पड़े हुए थे, हालांकि खेड़ा और उसके बाद दो चार और लोगों ने कोई अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स उसके बाद भी दिए हैं, लेकिन ये उनके स्टेटमेंट्स की कोई वक़्त नहीं है। ये बात समझने की है कि अमेरिका जैसा देश, दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातंत्र, अगर वो भारत से कुछ सीख लेना चाहता है तो ये भारत के सिस्टम की बहुत बड़ी ताकत को दर्शाता है। और ये वही सिस्टम है जिसके पीछे एलओपी और उनकी गैंग हमेशा से पड़ी रहती है। जिस जगह वो इलेक्शन हारते हैं वहां सिस्टम खराब, जहां इलेक्शन जीतते हैं वहां जनता की आवाज। तो ये तो इनकी बात है, और ये भी लोग समझ चुके हैं अंजू, सब जानते हैं इस बात को। दूसरी चीज जो इससे बात बिल्कुल समझ क्लियर आती है कि अमेरिका जो है
वो मेंड करना चाहता है। अमेरिका को पता है कि उसको भारत की आवश्यकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसको अगर चाइना को काउंटर करना है तो वो भारत के बगैर नहीं कर सकता। और पाकिस्तान तो उसके लिए कुछ भी, कोई भी कंट्रीब्यूशन उसका, उसको कोई भी सहायता या कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दे सकता उसमें। तो वो समझते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनको कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो ये माना जा सकता है कि अमेरिका ट्रेड की वजह से, जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से और पॉलिटिकल कारणों से उस वो भारत के साथ, और एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत के जो रिलेशनशिप थे अमेरिका के साथ कभी खराब नहीं हुए। पाकिस्तान की इतनी नजदीकियां हुई, उसके बावजूद भारत के रिश्ते जो हैं वो अमेरिका से खराब नहीं हुए। लेकिन अब जो है अमेरिका बाकायदा भारत को सही जगह पर बता रहा है और भारत से सही चीजें करने की कोशिश कर रहा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने जनवरी 2018 में पाकिस्तान के लिए कहा था कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए हैं और इसके बदले में हमें सिर्फ दो चीजें उन्होंने कही थी कि लाइज एंड डिसीट, झूठ और धोखा, ये मिला है और ये सारा पैसा इन्होंने आतंकवाद में लगाया है। तो अमेरिका भी जानता है पाकिस्तान क्या है, अमेरिका जानता है भारत क्या है, भारत की ताकत क्या है और भारत की ताकत से उसे क्या सीखने की जरूरत है। और ये सीख हमारे लोगों को भी, हमारे विपक्ष के लोगों को भी लेने की जरूरत है कि जो सक्षम सिस्टम भारत का है उसको पूरी दुनिया कॉपी करने के लिए तैयार होकर के बैठी है। सर, सर्जियो गोर आज लेह में भी दलाई लामा से मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात को कैसे देखा जाए? एक तरफ पाकिस्तान नाराज हो गया है कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बता दिया, और दलाई लामा से अगर सर्जियो गोर की मुलाकात हो रही है तो चाइना के लिए क्या मैसेज है? जो अपनी सुपर पावर राइवलरी है वो चाइना और अमेरिका के बीच में है, और अमेरिका को ये देखना है कि वो चाइना को काउंटर करना है तो उसको कहां किस प्रकार से करेगा। चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो वेस्टर्न पैसिफिक हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या हिमालयन रीजन हो। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका को ये जो हिमालय का इलाका है इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल साफ उनको पता तो पहले भी होगा, लेकिन अब उनको लगता है कि समय आ गया है कि चीन को यहां पर काउंटर करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें भारत की आवश्यकता है। इसके लिए उनको दलाई लामा समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज चाइना को ज्यादा हर्ट नहीं करेगी दलाई लामा की विजिट, बातचीत के से ज्यादा। क्योंकि दलाई लामा का मानना है और जो बिल्कुल सही है कि तिब्बत एक अलग राष्ट्र है और वो तिब्बतियों का राष्ट्र है जिसको कि चाइना ने जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के रखा हुआ है। तो ये जो मुलाकात है इसका बहुत सीधा मैसेज चीन की तरफ गया है और वो चीन को ये बता देना चाहते हैं कि हम आपको काउंटर करने के लिए किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं। और वो इस बात को उस दलाई लामा से मिलकर के ये चीज दिखा रहे हैं। एक चीज आपको नोटिस करने की आवश्यकता है, ये जो सर्जियो गोर हैं ये न केवल एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक असाइनमेंट में है, ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। और जब ये जब कोई बात करते हैं या कोई एक्शन करते हैं उसको डायरेक्ट अमेरिका की पूरी ताकत के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यही वजह है पाकिस्तान के अतिरिक्त तिलमिलाहट की, और शायद थोड़ी देर में आपको चीन से भी इसका कोई रिएक्शन आता हुआ नजर आएगा। अब अमेरिका की निगाह बैटल फील्ड हिमालय पर लग गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना, एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं सर्जियो गोर की विजिट ने। और अब जिस तरह से वो दलाई लामा से मुलाकात कर रहे हैं तो चाइना को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल गया है। और पाकिस्तान सर जो पहले से तिलमिलाया बैठा हुआ है, पहले से ही सदमे में है, ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री देखकर पूरा मीडिया वहां का रोग आ रहा है, तो उनको एक के बाद एक और सदमे मिल रहे हैं। पता नहीं कैसे वो गिड़गिड़ा रहे होंगे अमेरिका के सामने कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर तुमने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, पाकिस्तान के हित में नहीं है। क्योंकि उसी को लेकर तो मुनीर जो है लगातार सर अलग अलग तरह की बयानबाजी करता रहता है और अपने लोगों को खुश करने के लिए एक लॉलीपॉप थमाए रखता है कि ये तो हमारा है। तो देखते हैं इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत।